हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आज हम पढ़ेंगे डीएनए में कौन कौन से डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। बोल रहा है इवन दो द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियन बाय द मिक्सचर एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय द मेंडल वेयर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, बट दैट द डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। बोल रहा है कि जो फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में न्यूक्लियस के अंदर जो एसिडिक सब्सटेंस देखा था, उन्होंने उसको न्यूक्लियन टर्म दिया था, और मेंडल ने जो अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था वो लगभग सेम टाइम पे हुआ था, क्योंकि मेंडल ने का जो वर्क पब्लिश हुआ था वो 1865 में हुआ था। लेकिन डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने में, इसको पता लगाने में काफ़ी लंबे समय लग गए। अब बात आती है कि 1926 की बात है। साइंटिस्ट के मन में ये जिज्ञासा जागी कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। अब बोल रहा है कि प्रीवियस डिस्कवरीज के आधार पर, जैसे कि ग्रेगर मंडल ने किया था, वाल्टर शटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर वर्क किया था, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम के ऊपर मतलब कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल क्या है। लेकिन जब ये पूछा गया कि व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो उसका आंसर किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं था। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एक्सपेरिमेंट था उसको एक साइंटिस्ट ने किया था 1928 में, जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एक बैक्टीरिया के ऊपर, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये जो बैक्टीरिया होता है निमोनिया कॉज करता है, मीन्स ये निमोनिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया में कुछ एक मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें देखने को मिला। बोला कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ए लिविंग बैक्टीरिया हैज चेंज इन द फिजिकल फॉर्म। उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज कर रहा है। किस तरीके से चेंज कर रहा था, मीन्स जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को उन्होंने कल्चर प्लेट में ग्रो कराया तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनके ऊपर स्मूथ कॉलोनी थी और कुछ के अंदर रफ कॉलोनी थी। मीन्स जो बैक्टीरिया के ऊपर स्मूथ कॉलोनी थी वो इस वजह से थी क्योंकि उनके ऊपर म्यूकस या पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी, और आर स्ट्रेन के पास वो चीज़ नहीं थी, इसी वजह से उसका अपीयरेंस रफ था, और यस स्ट्रेन का जो अपीयरेंस था वो स्मूथ था। अब इन बैक्टीरिया को उन्होंने माइस के अंदर जब इंजेक्ट कराया तो देखिए कौन सा मतलब क्या निष्कर्ष निकला। जब उन्होंने यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया था तो वो बैक्टीरिया डाई कर गया, मीन्स बैक्टीरिया की डेथ हो गई, क्योंकि जो यस स्ट्रेन था उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोटिंग की वजह से वो जो बैक्टीरिया था वायरुलेंट था, मीन्स वो घातक था माइस के लिए, और इस वजह से माइस को निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसके ऊपर म्यूकस या पॉलीसेकेराइड की कोटिंग नहीं थी, इसी वजह से जब उन्होंने आर स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया था तो माइस की डेथ नहीं हुई थी। आइए हम फ्लो चार्ट में देखते हैं। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब उन्होंने माइस को इंजेक्ट किया तो माइस क्या हो गया, डाई कर गया। लेकिन जब आर स्ट्रेन को उन्होंने इंजेक्ट किया तो माइस क्या हुआ गया, लाइव था। तो ग्रिफिथ वाज अबेल टू किल द बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो यस स्ट्रेन था उसको उन्होंने हीट किल कर दिया, मीन्स उसको उन्होंने हीट किल करने के बाद जब उन्होंने उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस क्या था, लाइव था। देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिखाया गया, जब उन्होंने हीट किल यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस क्या था, लाइव था। ग्रिफिथ वाज अबेल टू किल द बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम। ही ऑब्जर्व दैट द हीट किल यस स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्टेड टू द माइस डिड नॉट किल देम। लेकिन जब उन्होंने हीट किल यस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्लस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया और जब इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। अब देखिए इन्होंने इसके क्या कंक्लूजन निकाला, देखिए लैंग्वेज में, इंजेक्टेड ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड यस एंड आर लाइव बैक्टीरिया, द माइस डाइड, मीन्स माइस क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। मोर एवर ही रिकवर्ड लिविंग यस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। उन्हें मरे हुए चूहे से लाइव यस बैक्टीरिया मिले, जबकि उन्होंने हीट किल्ड यस लिया था लेकिन उन्हें मरे हुए चूहे से लाइव यस बैक्टीरिया मिले। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड सम हाउ बीन ट्रांसफर बाय द हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया। मतलब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हो ना हो यस किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, जो उन्होंने हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया था उससे कुछ ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र हुई आर स्ट्रेन के अंदर जिससे आर स्ट्रेन क्या हो गया, वायलेंट हो गया, मीन्स वो इतना इनेबल हो गया कि वो अपने ऊपर स्मूथ पॉलीसेकेराइड की कोटिंग बना के वायलेंट हो गया, जिससे क्या होगा, माइस की डेथ हो गई, मीन्स आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन में बदल गया।
देखिए वहाँ पे ये लिखा है, देर इज अ सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हीट की यस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रैंड टू सिंथेसाइज ए स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोटिंग एंड बिकम वायलेंट, मीन्स वो वायलेंट हो गया। दे मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने कहा कि ये जो भी ट्रांसफ़र हुआ है हो न हो वही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अगर जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल क्या है जो ट्रांसफ़र हुआ था, तो वो उसका आंसर नहीं दे पाए। मीन्स ग्रिफिथ अपने एक्सपेरिमेंट से जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर नहीं प्रूव कर पाया। अब बात आती है कि उनके बायोकेमिकल नेचर को किसने प्रूव किया था। जेनेटिक मटेरियल के बायोकेमिकल नेचर को प्रूव किया था 3 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था एवरी, मैकलियार्ड, मैककार्टी। एवरी, मैकलियार्ड, मैककार्टी ने 11 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, 1933 से 1944 तक। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस प्रकार किया था? उन्होंने पहली बात तो एक्सपेरिमेंट अपना शुरू किया था ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को उसके बायोकेमिकल नेचर, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर को प्रूव करने के लिए ये तीनों साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो माइस मर गया था जिसको हीट किल यस और आर स्ट्रेन से इंजेक्ट करके जिससे माइस की डेथ हुई थी, उन्होंने उससे कुछ बायोमोलिक्यूल को प्योरीफाई किया, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। इन सब को प्योरीफाई करके उन्होंने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया। मीन्स उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए और तीनों टेस्ट ट्यूब में डीएनए आरएनए प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्रोटीन और डीएनए आरएनए प्रोटीन ले लिया। फिर उन्होंने आरएनएस को सबसे पहले डाइजेस्ट किया। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, उन्होंने आरएनएस लिया और आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया। आरएनए खत्म हो गया। तब भी उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तब उन्होंने बताया कि हो सकता है प्रोटीन या फिर डीएनए, इन्हीं दोनों में से कोई जेनेटिक मटेरियल हो सकता है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर उन्होंने प्रोटीएज लिया। प्रोटीएज लेने के बाद उन्होंने प्रोटीन को भी डाइजेस्ट कर दिया और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद भी वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, डीएनएस को लिया और जब उन्होंने डीएनएस को लेके डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गया। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाल दिया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो डीएनए था जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार था। देखिए अब लैंग्वेज में पढ़ते हैं। दे प्योरीफाइड द बायोकेमिकल सच एज द प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। उन्होंने कुछ बायोमोलिक्यूल्स को प्योरीफाई किया फ्रॉम द हीट किल्ड यस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू द यस सेल। दे डिस्कवर दैट डीएनए एलोन, मतलब डीएनए ही अकेला था जो यस बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र होकर आर बैक्टीरिया में गया और उसको क्या बना दिया, वायलेंट बना दिया। मीन्स वही डीएनए ही ट्रांसफ़र हुआ था उसमें से। अब आते हैं, दे ऑल्सो डिस्कवर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है उसको प्रोटीएस कहते हैं। आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम को आरएनएस कहते हैं। इनको डाइजेस्ट करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हो रहा था। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि प्रोटीन और आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होंगे। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वॉज नॉट बी प्रोटीन और आरएनए, मीन्स प्रोटीन और आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन जब उन्होंने डीएनए को लेके डीएनए को ही डाइजेस्ट कर दिया तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो गया। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो डीएनए की वजह से हो रहा था और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि डीएनए इज़ द हेरिडेटरी मटेरियल, मीन्स डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। बट ऑल द बायोलॉजिस्ट आर नॉट कन्विंस्ड, मीन्स उनके जो बायोलॉजिस्ट थे उस समय के वो सभी कन्विंस नहीं हुए, क्योंकि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था तो उन्होंने ये बोला कि हो सकता है प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये सामने आया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो उस समय जो सारे साइंटिस्ट थे वो कन्विंस नहीं हुए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू थिंक एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज। अब देखिए जो डीएनए है वो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन जो डीएनएज होता है वो क्या है, एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, डीएनए को डाइजेस्ट करने के काम आता है। अब आती है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब देखिए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने के लिए 2 साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अल्फ्रेड हर्शी एंड मराठा चेज। 1952 में इन्होंने अनइक्विवकली ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उनके एक्सपेरिमेंट होने के बाद किसी के मन में कोई संदेह नहीं रह गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, मीन्स अनइक्विवकल प्रूफ दिया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक वायरस लिया था जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है, मीन्स बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। उन्होंने उस वायरस को लिया था।
लैंग्वेज में पढ़ते हैं। द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन इंटर टू द बैक्टीरियल सेल। इन्होंने देखा कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया नए नए वायरस पार्टिकल को बनाने लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो बैक्टीरिया होता है वो नए नए वायरस पार्टिकल को बनाने लगता है, मोर वायरस पार्टिकल को वहाँ पे बनाने लगता है। लेकिन हर सी चीज़ ये नहीं जानते थे कि एक्चुअली में जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्रोटीन है कि डीएनए है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर नए नए वायरस बन रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि 2 मीडियम लिया। एक मीडियम में उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया और एक मीडियम में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। रेडियो एक्टिव जिसमें फॉस्फोरस में जब उन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया, कुछ बैक्टीरियोफेज को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया, और जिन बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराया उनका जो है डीएनए मीन्स उनका जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए था वो जो है रेडियो एक्टिव हो गया, और जिसको उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया उनका जो है प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया। क्योंकि जो डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता है और प्रोटीन में क्या होता है, फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है। अब वो बात यहीं पे लिखी है। दे ग्रू सम बैक्टीरिया ऑन ए मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। मतलब कुछ वायरस को उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराया और कुछ वायरस को उसको रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जो वायरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किए उनका जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन उनका जो प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए के अंदर पाया जाता है, ना कि प्रोटीन के अंदर। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पे वही बात लिखी है, बिकॉज द डीएनए कंटेन द फॉस्फोरस बट प्रोटीन डू नॉट। सिमिलरली उसी प्रकार जो वायरस में जब उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में जिन वायरस को ग्रो कराया उनका जो प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन उनका जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए के अंदर सल्फर नहीं पाया जाता है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है रेडियो एक्टिव फेजेस। रेडियो एक्टिव फेजेस मतलब बैक्टीरियोफेजेस वेयर अलाउड टू अटैच टू द इकोली बैक्टीरिया। अब सबसे पहले क्या किया कि जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया थे मीन्स जो बैक्टीरियोफेज रेडियो एक्टिव हो चुके थे, अब उनका सबसे पहले क्या किया, इकोली के ऊपर उनका इन्फेक्ट कराया गया। फिगर के थ्रू दिखते हैं, फिगर के थ्रू देखिए, ये फिगर में दिखाया गया आपको। रेडियो एक्टिविटी को यहाँ पे रेड कलर से दिखाई गई है। देखिए जिनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराया गया उनका मतलब जेनेटिक मटेरियल मीन्स उनका जो है डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, और जिनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराया गया था S35 में, उनका जो है बाहर का कोट मीन्स प्रोटीन जो उनकी थी वो रेडियो एक्टिव हो गई। अब पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन कराया, बैक्टीरियोफेज का। इन्फेक्शन होने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो प्रोटीन की कोटिंग है वो तो बाहर ही चली रह जाती है, वो बैक्टीरिया के अंदर तो जाती नहीं है, और जो ये जेनेटिक मटेरियल दिखे रेड कलर का है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट स्टेप था ब्लेंडिंग में देखिए ये रेड कलर का आपको इसके अंदर रेडियो एक्टिव देखने को मिल रही है, लेकिन इसके अंदर रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिल रही है। एंड थर्ड वन इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। 3 स्टेप आते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के। द फर्स्ट वन इज़ इन्फेक्शन, सेकेंड इज़ ब्लेंडिंग एंड थर्ड इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। 3 स्टेप उन्होंने कराए थे। सेंट्रीफ्यूगेशन में उन्होंने क्या देखा कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो सेल के अंदर उन्हें मिला। मीन्स हर एक सेल के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए होता है, और उनका जो हर एक सेल था मीन्स उनका जो सेल था उनके अंदर रेडियो एक्टिव देखने को मिली। इससे हम वो कंक्लूजन निकाले कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जो क्योंकि वो उसके सेल के अंदर दिख रहा है, मीन्स वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से उनको बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन जिसको उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया था उस बैक्टीरिया के सेल्स में उनको रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिली, बल्कि उन्हें बाहर रेडियो एक्टिव देखने को मिली सुपरनेटेंट में, और यहाँ पे बाहर नहीं अंदर सेल के अंदर रेडियो एक्टिव देखने को मिली। हर्शी और चेज के इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये अनइक्विवोकल प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और देखिए लैंग्वेज में देखते हैं। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव। उनका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वॉज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। जो इंडिकेट करता है डीएनए ही वो मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर पास होता है। और बैक्टीरिया दैट वेयर इन्फेक्टेड विथ वायरस दैट हैड द रेडियो एक्टिव प्रोटीन। वो वायरसेस जिनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया था, जब उनको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया तो उनके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, जिससे ये पूरी तरीके से प्रूफ हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है।
वही बोल रहा है कि दिस इंडिकेट दैट द प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। जो ये इंडिकेट करता है कि प्रोटीन जो है बैक्टीरिया से वायरस से बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो क्या ट्रांसफ़र होता है? डीएनए ट्रांसफ़र होता है। तो डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल दिस इज़ पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो उन्होंने बोला कि वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जो पास हो रहा था वो डीएनए ही था, जिससे बैक्टीरिया में नए नए वायरस के पार्टिकल बनने लगे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, आरएनए है। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, हालांकि कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मतलब इनके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है जो इन्हें जेनेटिक मटेरियल बनाती है। और लिखिए फ्रॉम द जो काफ़ी लंबे समय तक डिस्कशन ये डिबेट चल रही थी कि आखिर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट के बाद ये पूरी तरीके से प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। देखिए फ्रॉम द फोर गोइंग डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन द प्रोटीन वर्सेस डीएनए, जो प्रोटीन और डीएनए में जो डिबेट चल रही थी एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विवोकली रिजॉल्व फ्रॉम द हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, इट बिकम एन स्टेबलाइज्ड फैक्ट दैट इट इज़ डीएनए दैट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। वो डीएनए ही था जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा था। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर दैट, ये क्लियर हुआ कि कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टीएमबी वायरस होता है उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्यूवी बैक्टीरिया फेज के अंदर भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। अब बात आती है कि आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज वाई डीएनए इज द प्रोडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्यों मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, आरएनए क्यों नहीं करता है? जबकि वेयरएज द आरएनए परफॉर्म द डायनेमिक फंक्शन, आरएनए मैसेंजर आरएनए मीन्स मैसेज को अच्छे से रीड कर सकता है, वो अडेप्टर की तरह काम कर सकता है, कि कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। तो आरएनए क्यों जेनेटिक मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है? आखिर क्या डिफरेंस है इन दोनों न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के बीच में? आज भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए आरएनए और डीएनए में इसलिए डिफरेंस आता है। लोग आरएनए को इसलिए सोच रहे थे कि इसे होना चाहिए ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि पहली बात तो ये मैसेंजर आरएनए की तरह भी काम करता है, एडेप्टर की तरह काम करता है। एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो जो टीआरएनए होता है वो क्या करता है? अमीनो एसिड को लेके आता है, अमीनो एसिड को लेके आता है और प्रोटीन की चेन को बनाने में मदद करता है। मीन्स जब ये इतना सारा काम कर रहा है, और कैटलिस्ट आरएनए क्या होता है? जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, लेकिन तब भी ये मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन फॉलो होते हैं। ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ शर्तें हैं जिनको मॉलिक्यूल को फॉलो करना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, जिसमें सबसे पहली शर्त आती है दे शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। मीन्स जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो अपनी रेप्लिका मीन्स अपने जैसा बना सके, अपनी रेप्लिका बना सके, मीन्स रेप्लिकेशन कर सके। तो प्रोटीन तो पहले ही क्राइटेरिया को फॉलो करने में फेल हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन कभी भी अपनी रेप्लिका नहीं बना पाता है, लेकिन जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो अपनी रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब वो अपना रेप्लिका बनाते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो दोनों फॉलो करते हैं। सेकेंड आता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, लेकिन जो डीएनए होता है वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, लेकिन आरएनए केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और कैटलिस्ट की तरह जो काम करते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी दोनों में क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है वो जो आरएनए है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है? क्यों ये अनस्टेबल होता है? क्यों ये रिएक्टिव होता है? तो इसके दो रीज़न आप देख सकते हैं। आरएनए इतना ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि जब इसका जो ये पेंटोज शुगर इस तरीके से होता है, उसके सेकंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप पाया जाता है, क्योंकि इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है, और डीएनए में क्या पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, मीन्स उसमें ये OH ग्रुप नहीं पाया जाता है। लेकिन आरएनए में यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप पाया जाता है, जो कि आरएनए को लेवाइल बना देता है, मीन्स रिएक्टिव बना देता है। और सेकंड रीज़न ये क्या है कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जो कि यूरेसिल भी आरएनए को अनस्टेबल बनाता है, और डीएनए में थायमिन होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। अब थर्ड आता है इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंज म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एवोल्यूशन। देखिए जो ऑनगोइंग जो ये एवोल्यूशन हो रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। देखिए जब तक म्यूटेशन नहीं होगा तब तक वेरिएशन नहीं आएगा, और जब तक वेरिएशन नहीं आएगा तब तक एवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ये जो वेरिएशन या फिर म्यूटेशन होना चाहिए वो स्लो रेट से होना चाहिए कि फास्ट से होना चाहिए, तो वो स्लो रेट से होना चाहिए। मीन्स जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए, उसके अंदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पाई जानी चाहिए। मीन्स उसके अंदर म्यूटेशन को रजिस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो जेनेटिक मटेरियल अच्छा होता है। क्योंकि वातावरण में हमारे इन्वायरमेंट में तेज़ी से हो रहे बदलाव को वो क्या करे, अपने आप को रजिस्ट करे, मीन्स अपने अंदर कोई चेंज ना होने दो, तो वो जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे इस शर्त को डीएनए ज़्यादा अच्छे से फॉलो करता है। जबकि जो आरएनए होता है, जो कि कुछ हालांकि उसमें कुछ वायरसेस होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, लेकिन जो आरएनए है उसके अंदर म्यूटेशन का जो रेट होता है वो बहुत ही हाई रेट से होता है। ये जो कोरोना वायरस था उसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, इसी वजह से उसका जो म्यूटेशन हो रहा था बहुत तेज़ी से हो रहा था। इसी वजह से उसकी जो वैक्सीन बनाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से म्यूटेट कर रहा था, अपने स्ट्रेन को चेंज करता जा रहा था। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या होना चाहिए कि स्लो चेंज होना चाहिए, मतलब कि उसमें म्यूटेशन तेज़ी से नहीं होना चाहिए। और आरएनए में होता है, आरएनए में म्यूटेशन का रेट फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू द डीएनए, इसी वजह से डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। और फोर्थ आता है इट शुड बी अवेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहिए, फोर्थ क्राइटेरिया ये होती है। अब लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इफ़ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाई वन, अभी जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े जेनेटिक मटेरियल को फुलफ़िल करने के लिए, वो सारे रिक्वायरमेंट अगर हम वन बाई वन रीड करते हैं तो इसमें ये जो रूल है उसको वो किसके बेस पे है, पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री। बिकॉज द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री, जो न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए और आरएनए है, आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट दियर डुप्लीकेशन। देखिए बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से जो डीएनए और आरएनए दोनों ही अपना डुप्लीकेशन मीन्स अपनी रेप्लिका बना सकते हैं। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, जो कि प्रोटीन है, वो पहले ही क्राइटेरिया को फॉलो करने में फेल हो जाता है, मीन्स वो अपना रेप्लिका नहीं बनाता है। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी अबेल टू इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल एज और विद द चेंज इन द फिजियोलॉजी और द ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या लिखा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, वो उसके अंदर तेज़ी से बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हमारे लाइफ साइकिल में जो चेंजेस हो रहे हैं या फिर हमारे एज के साथ, हमारी फिजियोलॉजी के साथ जो चेंजेस होते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल में वो चेंजेस नहीं होने चाहिए। स्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जो स्टेबिलिटी होता है वो जेनेटिक मटेरियल की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो कि ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से सामने आती है। क्योंकि जब उन्होंने हीट किल्ड येस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट कर दिया था, मीन्स उसको हीट करने के बाद भी उसका जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो गया था। इससे पता चलता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होना चाहिए। वहाँ लिखा है विच किल्ड द बैक्टीरिया एट लीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय, फिर भी उसका जो जेनेटिक मटेरियल था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसका जो इन्फॉर्मेशन था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोटिंग बनाने का। Some of the properties of the genetic material. This is now can easily be explained in light that the DNA that the two-stranded being complementary is separated by heating come together when appropriate condition were provided. बोला है अगर आप हीट करके डीएनए के, जैसे डीएनए में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए की ये 2 स्ट्रैंड होती हैं, अगर आप हीट करके डीएनए को स्ट्रैंड को अलग अलग भी कर देते हैं, फिर कुछ समय के बाद ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो आपस में फिर इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। देखिए वहाँ पे ये लिखा था कि दे कैन इजीली बी एक्सप्लेन इन द लाइट दैट द डीएनए दैट टू स्टैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड। फर्दर 2' OH ग्रुप प्रेजेंट इन एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, मीन्स आरएनए के शुगर में 2nd नंबर कार्बन पे OH ग्रुप पाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो आरएनए को और भी ज़्यादा रिएक्टिव बना रहा था, और भी ज़्यादा लेबाइल बना रहा था और इजीली डिग्रेडेबल। इसी वजह से आरएनए क्या होता है, इजीली डिग्रेडेबल हो जाता है। आरएनए इज ऑल्सो नाउ नोन टू बी ए कैटालिटिक। आरएनए कैटालिटिक फंक्शन, आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, हिंस इट इज़ रिएक्टिव।
देयरफॉर द डीएनए जो होता है केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द आरएनए। देयरफॉर एमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इस वजह से डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल है। बोले इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमीन, जो डीएनए है उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कारण क्या है? थायमीन। थायमीन की वजह से डीएनए के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। वहीं आरएनए में यूरेसिल आ जाता है, जिससे आरएनए और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। बोले डिटेल डिस्कशन अबाउट द रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन द डीएनए यू विल स्टडीज इन द हायर क्लास। आप हायर क्लासेस में और ज़्यादा पढ़ेंगे। और लिखा है वोट द डीएनए एंड आरएनए आर अवेल टू म्यूटेट। देखिए डीएनए और आरएनए में दोनों में म्यूटेशन की क्षमता है, लेकिन आरएनए ज़्यादा तेज़ी से म्यूटेट करता है क्योंकि वो अनस्टेबल है, और डीएनए में म्यूटेशन की क्षमता उससे कम पाई जाती है, मीन्स ये स्लो रेट से म्यूटेट करता है। बोले इन जो आरएनए है वो अनस्टेबल होता है, इसी वजह से उसमें जो म्यूटेशन का रेट होता है वो फास्टर होता है। कॉन्सिक्वेंटली जो वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए जीनोम पाया जाता है, इसी वजह से उनकी जो लाइफ स्पेन होती है शॉर्टर होती है, और उनका में जो म्यूटेशन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। अब जो आरएनए होता है वो डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन से। देखिए सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बन जाता है? डायरेक्टली प्रोटीन बन जाता है। सो जो आरएनए होता है वो ज़्यादा इजीली कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है, जबकि जो डीएनए होता है वो डिपेंड करता है आरएनए के ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए। देखिए सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए से सबसे पहले क्या, डीएनए के बाद क्या बनता है? आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो डीएनए जो है प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए पे निर्भर करता है, जबकि जो आरएनए होता है वो प्रोटीन को डायरेक्टली बना लेता है। वो चीज़ यहीं पे वही चीज़ दिखाई गई है कि डीएनए हाउएवर डिपेंडेंट और आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। द प्रोटीन सिंथेसिस, जो क्योंकि जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की जो मशीनरी है वो आरएनए के अराउंड डेवलप की गई है। द एबव डिस्कशन इंडिकेट दैट द बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन फंक्शन एज अ, मीन्स एबव डिस्कशन के ये कंफर्म होता है कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन बेटर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रेफर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। क्या बोला है कि जो डीएनए होता है, डीएनए जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए अच्छा माना गया है, और ट्रांसफ़र करने के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आरएनए को ज़्यादा अच्छा माना गया है। वही लैंग्वेज में लिखा है, डीएनए ज़्यादा अच्छा माना जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और आरएनए ज़्यादा अच्छा माना जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। Thank you so much everyone. If you like the video then please share, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.